हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म ड्रीम कैंपस। साइंस एंड टेक की सीरीज चल रही थी बायोलॉजी की, जिसके अंदर सेल चैप्टर चल रहा था। पार्ट 2 है ये, जिसके अंदर हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज वैष्णवी, आई एम योर साइंस मेंटर। लास्ट टॉपिक जो कल कराया था उसके अंदर सेल वॉल था। सेल वॉल के अंदर एक इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी कि लोकोमोशन की, ठीक है, कि सेल के वॉल के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना का स्ट्रक्चर जो है, यूग्लिना अगर आपको देखना है ना तो आप नाली में से पानी उठा लो और माइक्रोस्कोप में हल्का सा ड्रॉपर की हेल्प से स्लाइड पे डालो और आपको यूग्लिना आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो वो उससे आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, वो बहुत तेजी से मूव करता है, बहुत स्पीड होती है उसकी। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, जैसे हम लोगों का स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, चलने के लिए पैर है हमारे पास, तो ऐसे ही सेल के पास जो है वो फ्लैजिलम और सीलिया जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो स्मॉल स्ट्रक्चर है उसे हम फिम्ब्री बोलते हैं, ये होती है फिम्ब्री। और जब सेल को कनेक्शन बिल्डअप करना होता है या फिर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वी कैन से रिप्रोडक्शन, जब ये प्रोसेस होते हैं इन द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ पाइलिन प्रोटीन, पाइलिन प्रोटीन की हेल्प से पाइलस जैसे स्ट्रक्चर फिम्ब्री डेवलप हो जाती है। ये फिम्ब्री कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती है पाइलिन प्रोटीन की हेल्प से। पाइलस और सेल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फर्दर मोर प्रोसेस करते हैं और एक सेल से दूसरी सेल जो है वो जनरेट हो जाती है। वन क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दी थी? पहला लेक्चर, जस्ट रिकॉल। ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है, मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितने एक्टिव हो, पढ़ भी रहे हो या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज द सेल ऑर्गेनेली। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेल ऑर्गेनेली क्या होती है। सिंपल टर्म में अगर एग्जांपल दिया जाए तो आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछते हो बेटा आइस कहाँ है, नोज कहाँ है, ऐसे स्ट्रक्चर पूछते हो ना, तो उसे उस लेवल पे पता होता है कि ये ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन यही है। लेकिन हम एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हम एक बॉडी के अंदर देखें तो लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन उसमें से भी अगर हम सेल निकालें, जो सबसे स्मॉलर यूनिट है अपने बॉडी के अंदर सेल, तो उसके अंदर भी ऑर्गन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि एक ही चीज जो है वो सारे काम नहीं कर सकती, जो काम है वो डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो है रेफर टू व्हेन दोज वाइटल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट विद इन द सेल परफॉर्म वन और मोर वाइटल फंक्शन, जिसके अंदर ऑर्गन्स के नाम है न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स। ये नाम आपने शायद सुन भी रखे हो, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जा चुका है, लाइसोसोम पे क्वेश्चन आए हुए हैं, गोल्जी अपरेटस पे है। सो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ये वाला टेबल जो है बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं बार बार न्यूक्लियस पे क्यों जोर देती हूँ? इसीलिए क्योंकि इसके पास सबसे वाइटल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी के पास है, डीएनए है इसके पास। मतलब कुछ भी चेंज अगर यहाँ आता है ना, इसका मतलब स्पीसीज में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर हम ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में जाएं तो उसका ये क्या है कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो अपने आप को बहुत जल्दी म्यूटेट करता है और सीजन वाइज म्यूटेट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं है, हमारा स्टेबल है। सो डीएनए जो है उसे हमने एज अ जेनेटिक मटेरियल माना है। हम हमारी बॉडी में आरएनए भी है लेकिन हम आरएनए को नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है डीएनए स्टेबल है, इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। मतलब एक फीटस ले लो, बेबी ले लो आप, उसकी जो वी कैन से कि उसकी जो नैन नक्श आप बोलते हो वो मम्मी पापा पे जाते हैं। इसका मतलब है कि मान लो मम्मी के बाल जो है वो कर्ली है, तो बेबी के बाल वो कर्ल आ गया। इसका मतलब जो कर्ल वाला डीएनए था वो मदर से लेके बेबी में पास ऑन हो गया एज इट इज। मान लो कि वही मदर में वो डीएनए म्यूटेट हो जाता, तो बच्चे के अंदर तो पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर बनता, स्पीसी म्यूटेट हो जाती। लेकिन डीएनए इतना ज्यादा स्टेबल है कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्पीसीज का मूव ऑन नहीं देख सकते अभी, वो बहुत स्टेबल है, ठीक है, बहुत समय लग जाता है। राइबोसोम है नेक्स्ट ऑर्गेनेली इन विच अमीनो एसिड्स आर हुक टुगेदर टू मेक प्रोटीन्स, प्रोटीन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम जो है ईआर के स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है, वो भी रफ ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। स्मूथ पे होते हैं लिपिड्स,
ठीक है, ये ब्रेक डाउन करते हैं ड्रग्स को, अदर सब्सटेंसेस को, और फर्दर एक मटेरियल बना के भेजते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स को कि अब तुम्हारा काम है, अब तुम पैकेजिंग का काम करो। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनली सारे काम नहीं कर सकता, यहाँ पे डिवीजन है काम का सेल के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया है नेक्स्ट, दैट ब्रेक्स डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू मेक द एटीपी। हम खाना खा रहे हैं, क्या खाना खाते एकदम से एनर्जी आ जाती है? नहीं, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, वो खाना जो है वो ब्रेक डाउन होगा उसका, और हमें मिल जाएगा एटीपी की फॉर्म में एनर्जी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल है वहां पे, एडीपी नहीं है, डीपी मतलब डाइफॉस्फेट। हमें जो एनर्जी मिलती है वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये है प्लांट का खाना बनाता है। मतलब अगर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपली वी कैन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंटेशन जो है, पिगमेंट्स क्लोरोफिल है एक प्लांट के अंदर, वो हेल्प करेगी, वो कैप्चर कर लेगी सनलाइट को विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल गोइंग टू make and form the glucose molecule which is C6H12O6 and oxygen। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑर्गेनेली है that processes and transport proteins and other materials out of cell। ये आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये यहीं से फॉर्म हुए हैं, इसे बोलते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर्स का काम ही पैकेजिंग का है। अगर क्वेश्चन आता है ना कि पैकेजिंग, तो वहां से समझ लो आपका ऑल्टरनेटिव वर्ड ही आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स निकालो उसको। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर लार्ज नहीं होता, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल के अंदर। ऑर्गेनेली दैट स्टोर्स वाटर और अदर मटेरियल्स को स्टोर करता है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है। फिलहाल ऑर्गेनेली दैट डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स, वेस्ट, सेल पार्ट्स एंड फॉरेन इन्वेडर्स। मैंने आपको कल ही इसका बताया था कि लाइसोसोम्स जो है पैथोजन पे वर्क करते हैं, वेसिकल्स फॉर्म होती है। ये गोल्जी ऑपरेटर्स दिख रहा है, यहाँ से ये जो बन रहे हैं बाद में यही लाइसोसोम का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सेल न्यूक्लियस। बहुत बड़ा सेल था, ठीक है, काफी बड़ा सेल था, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इस न्यूक्लियस को हम एनलार्ज कर लिया। ठीक है, एनलार्ज करके अब इसके अंदर की स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका क्या क्या काम होता है। देखो इधर एक स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, वहां से फर्दर मोर आरएनए फॉर्म हुआ है, और आरएनए भी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम वर्क करेगा उस पे, मैसेंजर आरएनए पे, और वो प्रोटीन की चेन बनाएगा। इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। इट मींस डीएनए यहाँ पे है, डीएनए कितनी चैन बनती है डीएनए की? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं हम इसको। तो ये वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, दो है ना, और फिर हम यहाँ पे आरएनए है, जब इसके अंदर पॉलीमरेज ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज वगैरह ये सब चीजें वर्क करती हैं, तो हमें आरएनए मिलता है। आरएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए वर्क करता है, और राइबोसोम फर्दर इसको प्रोसीड करके एमआरएनए का काम, देखो ये है एमआरएनए जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये चीज एमआरएनए है, ये इस पे वर्क कर रही है, इसे वर्क करके ये क्या बन रही है, प्रोटीन चेन्स बन रही है। ठीक है, बस इसको सिंपल समझो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करोगे तो फिर आप राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके भी स्ट्रक्चर में डीप डाउन होना पड़ेगा। इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हम मेडिकल की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट थिंग अबाउट न्यूक्लियस स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये पहले बता दिया मैंने आपको। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। कंट्रोल करता है फंक्शंस ऑफ अदर ऑर्गेनेली, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन बना के दे रहा है, फिर ये एंडोमेम्ब्रेन के काम को फर्दर प्रोसेस कर रहा है कि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो है वो शुरू होता है, गोल्जी मेम्ब्रेन का, गोल्जी एपरेटस का काम शुरू होगा। फिर फर्दर मोर वेसिकल्स का काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, ये सब चीजें जो है एक तरीके से ब्रेन कंट्रोल करेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर मान लो आपने कोई गर्म या ठंडी चीज एकदम से टच करी, आपका हाथ जो है ऑटोमेटिकली पीछे जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स आग की वजह से, क्योंकि हमें पता है इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रोसेस होगी, जाके ब्रेन के अंदर।
नर्व सेल्स जो है वो प्रोसेस करेंगे इन्फॉर्मेशन कि अभी आपने जो है वो गर्म चीज हाथ लगा दी है, आपके हाथ को इससे हार्म पहुंच सकता है, तो अपना हाथ पीछे कर लो। तो वो इन्फॉर्मेशन किसने प्रोसेस करी? वो ब्रेन ने प्रोसेस करी, इसलिए हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, वही काम जो है न्यूक्लियस का होता है कि वो कहेगी कि अब सेल को जरूरत है प्रोटीन की, अब बॉडी को जरूरत है क्या बोलते हैं कार्ब्स की, एनर्जीज की। तो वो चीजें वहां पे फंक्शंस जो है डिवाइड होते रहेंगे। और ये काम किसका है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इज लाइक अ बॉस इन द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर है, आपके साथ आपके पड़ोसियों का घर है, तो ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसियों का और आपका घर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कोई दीवार है ही नहीं वहां पे, और एकदम से वो भी आपके घर ऐसे एंटर हो जाते हैं। वो तो खैर हो तो ऐसे ही जाते हैं, पर फिर भी एक दीवार है ना फॉर्मेलिटी के लिए, कि हाँ नहीं ये हमारा खुद का घर है, ये उनका घर है, यहाँ पे कोई, ये हमारी फैमिली इधर रहेगी, इनकी फैमिली इधर रहेगी। इसी तरीके से सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन्स होती है प्रेजेंट, कि इस मेम्ब्रेन, इसकी अपनी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया उसकी अपनी मेम्ब्रेन्स होंगी, गोल्जी एपरेटस है उसके अपने। तो दायरे सीमित है उसके, कोई भी डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसके पास क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर एनवेलप होगा, जो सेपरेट करेगा सेल के साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, लेकिन एक जो सेल का स्ट्रक्चर है मेंटेन रह पा रहा है, वो एक लिक्विड है, लिक्विड प्रेजेंट है इन सबके अंदर। ठीक है, उसी लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर एक नाम मिलता है, वो है प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आए ना कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के सिर्फ एक टर्म दे देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म होता है। और इट कंटेन्स डबल स्ट्रैंड, तो मतलब डीएनए के पास क्या है? स्ट्रैंड डबल है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। सो विद इन इट्स मेम्ब्रेन ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, स्पाइरल शेप्ड होती है इसकी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नहीं एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा वी कैन से यूज में आती है। कैसे? वहां पे प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर आपने जरूर सुना होगा, प्लाज्मिड होती है ना? उसके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूमता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो है वो प्री ऑर्गेनिजम्स है, इनके पास इतना एडवांस स्ट्रक्चर है नहीं जितना कि यूकैरियोट्स के अंदर, उनकी सेल वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये रहा वो डायग्राम, देखो इसको, ये है किसका डायग्राम? ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, सेल का नहीं है। कल वाली वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसको प्लीज ठीक कर लेना। ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ये किसके, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये वाली स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको एनलार्ज कर दिया। क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन ऐसे ही पड़ा हुआ है ऐसे, और ज्यादा इसको एक सिस्टमेटिक तौर पे पढ़ा जाए तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर फिर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते रहते हैं। पोर है, ये जुड़े हुए नहीं होते, यहाँ पे पोर होता है। ठीक है, ये देखो ये गैप है, ये सही दे रखा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, ये रहा थोड़ा और इसको मैग्नीफाई करते हैं समझने के लिए, 3D व्यू में देखते हैं। ये रहा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन बहुत ही सिस्टमेटिक तौर पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, इसे क्रोमोसोम बोल देंगे हम। ये न्यूक्लियो सेल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, इस तरीके से पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे मॉलिक्यूल जो है इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसफर होते रहते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हैज अ डायमीटर ऑफ 6 माइक्रोमीटर, कंटेन्स अबाउट 1.8 मीटर्स ऑफ डीएनए। पर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है वो 2.2 मीटर का होता है। एक बार चेक करना आप। So, nucleus has several important parts such as chromatin, which is the genetic material, nuclear envelope वो बता ही दिया किस तरीके से, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर है न्यूक्लियर एनवेलप, ये लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड से बनी हुई, बाय मतलब टू फॉर्म्स की लेयर होती है। पहले बता दे, एक लेयर ऊपर जाएगी, एक लेयर नीचे जाएगी, और ये किससे बनी होगी? लिपिड मॉलिक्यूल से, इसीलिए हम इसे लिपिड बाइलेयर बोलते हैं।
टू लेयर्स सच एज आउटर एंड इनर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी। ये कैसी होगी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस एनवेलप सेपरेट करेगा क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स सेवरल पोर्स, वो मैंने बता दिया पोर्स हैं, विच हेल्प्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो जो मटेरियल्स मैं बोल रही हूँ ना कि इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसफर होंगे, वो प्रोटीन्स और आरएनए है। फिर है न्यूक्लियोलस हैज 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसमें फिब्रिलर सेंटर्स हैं, ग्रेन्युलर कंपोनेंट्स हैं, डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट्स हैं। ये जो वर्ड्स है ना, आप इसको एज इट इज याद रखो ताकि ये कहीं भी यूज होए तो आपको सिर्फ एक टर्म याद आए कि हाँ हमने ये न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा है। फिर ऑक्यूपाई करते हैं 25% वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, परफॉर्म करेंगे असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम्स एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए है, आरआरएनए है, टीआरएनए है। फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन क्या है? सबसे पहला तो सिंपल याद ही हो गया वो तो, कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है, इंफॉर्मेशन होती है इसके पास, कंट्रोल करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, सेल डिवीजन में, ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में, और प्रोड्यूस करेगा एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये इंफॉर्मेशन और मिली यहाँ पे हमें कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कौन सा आरएनए वर्क कर रहा है, वो कर रहा है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए फुल फॉर्म। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया, पहला ऑर्गेनेली। दूसरा ऑर्गेनेली कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक वर्ड है पहले बता दूं, क्रिस्टी और गोल्जी एपरेटिस के पास होता है सिस्टर्ने। इन दो वर्ड्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं इसको। तो क्रिस्टी किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सिस्टर्ने होता है गोल्जी एपरेटिस के पास। इनर वॉल है, इनर मेम्ब्रेन है, और बाउंड्री है यहाँ पे प्रेजेंट, और इसी पे यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, एटीपी सिंथेटेज होगा। एक मिनट, यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। फिर है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, पोरिन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। पोरिन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी सेल ऑर्गेनेली के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो इट इज रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको ये लाइन क्लियरली मेंशन होगी कि पावर हाउस ऑफ अ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमें एनर्जी ही यही दे रहा है एटीपी की फॉर्म में। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा जैसे ये बता ही देती हूँ। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होने लग जाती है, और ये सेल्फ रेप्लिकेट करना, ये खुद से भी सेल्फ रेप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। हमने एक टर्म पढ़ा था कल कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से, जैसे एक सेल है, इसमें से दूसरी सेल जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान वो अलग हो जाएगी। रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन का सिंपल प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, विच इज अ एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये वही सेल है लेकिन डिवीजन दो तरीके में हो गया। और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली ये खुद से डिवीजन करता है, और कुछ स्ट्रक्चर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी फॉर्म होता है, विच इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स और एनिमल, दोनों के अंदर मिलता है। वेरियस नंबर, शेप्स एंड साइजेस वो तो है ही, अलग अलग होते हैं। फिर इट प्रोड्यूसेस एटीपी एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये वाला प्रोसेस होता है। ये एज इट इज पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ये हमने डायग्राम्स के थ्रू समझ लिया है, फिर भी एक बार इसे देखते हैं। दो डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन्स होती है, इनर लेयर है, आउटर लेयर है। आउटर लेयर स्मूथ है, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और फॉर्म करती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, विच इज कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी जो होती है ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसे याद रखो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिस्टर्ने जो है वो गोल्जी एपरेटस के अंदर है। और इनर मेम्ब्रेन एंड क्लोज स्पेस इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस स्पेस ये क्या कंटेन करके रखता है? फ्लूइड विच इज अ मिक्सचर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन के दौरान मिलते हैं। मेटाबॉलिक अगर और समझा जाए कि क्या होता है, तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म टाइप के रिएक्शंस करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली रिएक्शंस। तो सिंपल बॉडी के अंदर जो जो रिएक्शन हो रही है, उसके जो जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसे हम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। एंजाइम्स है विच इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब जिसका रिएक्शन को तेज करने में, कम करने में, या फिर टर्मिनेट करने में, एक्टिव इनएक्टिव, ये सब किसके अंदर होते हैं? एंजाइम्स का काम होता है। डिफरेंट टाइप्स
के आयंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस देख लेते हैं इसके। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द अमोनिया। अमोनिया, अमाइन ऐसे वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड सेगमेंट्स ऑफ हॉर्मोन्स, क्योंकि इसके पास एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसके पास। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए प्रेजेंट है दैट असेस द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। ये हम जब वैक्यूल्स पढ़ेंगे उसके अंदर थोड़ा डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस क्या होता है। ये बैलेंस करेगा अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस को विद इन द सेल। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी डाउट है प्लीज उसे पूछ लिया करो। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, मतलब 2 सेल ऑर्गेनेली हमने कंप्लीट कर लिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये स्ट्रक्चर है, एक लीफ है, लीफ है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कट करते हैं। हमने इस लीफ को इस तरीके से कट करा, तो इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा ना, मैं समझाती हूँ। इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया लीफ को, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसका, इसके अंदर आपने वर्ड सुना होगा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अंदर बहुत डीप डाउन जाके लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये है क्या? टाइप ऑफ प्लास्टिड है, फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स। ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होगा, खाली सनलाइट आती रहेगी, क्या खाना बन जाएगा? नहीं, वो प्रोसेस ही इनकम्प्लीट हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। सो हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण ऐसे कुछ बोलते हैं, देख लेना एक बारी। सो in photosynthesis it converts the light energy into the chemical energy. As a result it produces oxygen and energy rich organic compounds. देखो, फिजिक्स में एक टर्म होता है जहां हम एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और फिर हम देखते हैं कि जब हम डिफरेंट टाइप्स के उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी जो है वो चेंज होने लग जाती है। तो इसी तरीके से लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमें सन से मिल रही है लाइट एनर्जी। हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को ये मिल रही है सन से लाइट एनर्जी। जब इसके अंदर रिएक्शंस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तब ये क्या बनाएगा? केमिकल रिएक्शंस होगी, केमिकल एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी फॉर्म करेगा विच इज द केमिकल एनर्जी, और खाना बन जाएगा ग्लूकोज विच इज C6H12O6 स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा, और बदले में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। दे कंटेन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल भी होता है विच इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो गाजर होती है विच इज रिच इन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन होता है, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? ठीक है, पता है तो आंसर बताना, वरना डिस्कस तो होएगा ही। फिर बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट दे अपीयर एज ग्रीन कलर विच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर, क्लोरोफिल। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये परफॉर्म करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब दे डू नॉट रिक्वायर दैट टाइम द सनलाइट एनर्जी। रात को आता है सन, नहीं ना, तब ये लाइट इंडिपेंडेंट वाली करते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका, जो हम कल डिस्कस करेंगे, वरना बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। कोई भी डाउट है पूछो। डाउट आ नहीं रहे इसका मतलब ये ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, या तो आप पढ़ नहीं रहे या ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, दो चीजें होंगी, है ना। फिर भी पूछो डाउट्स को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोर्स मैप वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।